तो हम लोग लास्ट क्लास में द ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट के बारे में डिस्कस कर रहे थे और वहां पे एक केस हमने डिस्कस भी कर चुके थे। तो आज हम लोग केस 2 को डिस्कस करेंगे। तो केस 1 को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद केस 2 स्टार्ट करेंगे। तो केस 1 क्या था? V डायरेक्टली I। इसमें हमने क्या किया था? करंट को हॉरिजॉन्टल एक्सिस में हमने लिया था, पोटेंशियल डिफरेंस को वर्टिकल एक्सिस में लिया था। जब हमने इसका डायग्राम, जब ग्राफ हमने बनाया था, तो ग्राफ कैसा बना था? स्ट्रेट लाइन बना था। कैसा बना था? स्ट्रेट लाइन। और कहां से पास किया था? ओरिजिन से पास किया। एंड इसका जो स्लोप जो आया था, वो स्लोप जो था वो tan थीटा था, और जो कि रेजिस्टेंस के हमने पहला केस में यही डिस्कस किया था कि जो ग्राफ जो आया था V वर्सेस I का, वो स्ट्रेट लाइन आया था और ओरिजिन से पास कर रहा था, और ग्राफ का जो स्लोप जो आया था वो रेजिस्टेंस के बराबर आया था, यानी कि स्लोप इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू R आया था। और इस पे हमने कुछ क्वेश्चंस भी हमने बनाया था। क्लियर? अब आगे हम लोग डिस्कस करेंगे केस 2 को। चलिए स्टार्ट करते हैं केस 2 को। ध्यान से देखेंगे आप लोग। तो केस 2 में हमारा होगा I is directly proportional to the। अब इसका मतलब क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस जिस रेशियो में इंक्रीज करेगा, उसी रेशियो में इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज करेगा। जिस रेशियो में पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज करेगा, उसी रेशियो में इलेक्ट्रिक करंट डिक्रीज करेगा। क्लियर? जैसे मान लीजिए अगर पोटेंशियल डिफरेंस अगर 0 है तो करंट भी 0। अगर मान लीजिए पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करके 1 हो गया तो ये भी इंक्रीज करके 1 होगा। मान लीजिए इंक्रीज करके 2 हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये भी 2 हो जाएगा। यानी कि जिस रेशियो से पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करेगा, उसी रेशियो से इलेक्ट्रिक करंट भी इंक्रीज करेगा। देख रहे हैं ना, 0 से 1, 1 से 2, तो 0 से 1, 1 से 2। क्लियर? यानी कि अगर मान लीजिए इसका ग्राफ बनाना है तो एक हम क्या करते हैं, टेबल तैयार कर लेते हैं। फंडामेंटल VI, पोटेंशियल 0, करंट 0। पोटेंशियल मान लीजिए बढ़कर 1 हो गया तो ये भी कितना बढ़ के हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगर मान लीजिए पोटेंशियल बढ़कर 2 कर दिए तो ये भी कितना हो जाएगा? इंक्रीज होकर 2। अगर ये 3 हो जाएगा तो ये भी कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब इस डाटा को हम लोग क्या करेंगे? यूज करेंगे ग्राफ बनाने में। एक काम करते हैं, लास्ट टाइम हम लोग क्या किए थे कि पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग वर्टिकल एक्सिस में लिए थे और इलेक्ट्रिक करंट को हॉरिजॉन्टल एक्सिस में लिए थे। इस बार क्या करेंगे कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस में पोटेंशियल को लेंगे एंड वर्टिकल एक्सिस में इलेक्ट्रिक करंट को कंसीडर करेंगे। लास्ट टाइम क्या किए थे हम लोग? जब हम लोग V डायरेक्टली I को कंसीडर किए थे तो इस केस में करंट हॉरिजॉन्टल एक्सिस में था और पोटेंशियल वर्टिकल एक्सिस में। बट दिस टाइम क्या हुआ है? उल्टा कर दिए हैं, तो इसका भी पोजीशन क्या कर देंगे? चेंज कर देंगे। यानी कि अब हम लोग पोटेंशियल को हॉरिजॉन्टल एक्सिस में कंसीडर कर रहे हैं एंड करंट को वर्टिकल एक्सिस में कंसीडर कर रहे हैं। क्लियर? अब ध्यान से देखेंगे, जीरो 0, 1, 2, 3, 1, 2, 3। पोटेंशियल 0, करंट 0, यानी कि ये वाला पॉइंट। पोटेंशियल 1, करंट 1, यानी कि पोटेंशियल 1, करंट 1, यानी कि आपका ये पॉइंट हो जाएगा। पोटेंशियल 2, करंट भी 2, यानी कि पोटेंशियल 2, करंट 2, ये पॉइंट। नेक्स्ट पोटेंशियल 3, करंट भी 3, पोटेंशियल 3, करंट 3, यानी कि ये पॉइंट हो जाएगा। अब ये सारे पॉइंट्स को क्या करो? मिला दो। देखो सारे पॉइंट्स मिल गया। अब देखो ये जो बना है जो लाइन, एक्चुअली ये लाइन किसका ग्राफ बना है? I डायरेक्टली V का बना है।
I डायरेक्टली V का बना। ये भी कैसा दिख रहा है? ये भी बिल्कुल, ये भी कैसा दिख रहा है? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन दिख रहा है। ये भी कैसा दिख रहा है? स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, यानी कि ये भी कैसा बना? स्ट्रेट लाइन बना। कैसा बना? स्ट्रेट लाइन बना। एक चीज और, ये भी कहां से पास कर रहा है? कहां से स्टार्ट कर रहा है? ओरिजिन से। तो ये भी बोलेंगे कि ये भी लाइन जो है एक्चुअली कहां से पास कर रहा है? ओरिजिन से पास कर रहा है। तो यहां पे लिख सकते हैं पासिंग थ्रू भी, यानी कि सिंपली भी डायरेक्टली आई का ग्राफ, भी डायरेक्टली आई का ग्राफ कैसा आया था? ऐसा ही आया था। आई डायरेक्टली भी का भी ग्राफ ऐसा ही आ रहा है, एकदम सिमिलर ग्राफ आ रहा है। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं, ग्राफ में कोई भी डिफरेंस नहीं है। उसका भी ग्राफ का नेचर कैसा आया था? स्ट्रेट लाइन था। वो भी ग्राफ ओरिजिन से पास कर रहा था और इसका भी ओरिजिन से ही पास कर रहा है। तो याद रखेंगे कि भी डायरेक्टली आई का ग्राफ या आई डायरेक्टली भी का ग्राफ, दोनों का नेचर कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन ही होगा और ओरिजिन से ही पास होगा। क्लियर है? बट एक चीज डिफरेंस है, वो अब आगे बात करेंगे। बट इन दोनों के ग्राफ में कोई भी डिफरेंस नहीं है, नेचर में कोई भी डिफरेंस नहीं है। दोनों का नेचर कैसा है? स्ट्रेट लाइन ही है और दोनों कहां से पास करता है? ओरिजिन से ही पास करता है। रिमेंबर, क्लियर? नेचर में कोई डिफरेंस नहीं है, नेचर में कोई भी डिफरेंस नहीं है। याद रखेंगे, चाहे V वर्सेस I का ग्राफ हो, चाहे I वर्सेस V का ग्राफ हो, दोनों का ग्राफ का जो नेचर जो होगा वो दोनों का स्ट्रेट लाइन ही होगा। क्लियर? एंड पास करेगा ओरिजिन से। क्लियर? अब आगे बात करते हैं कि नेचर दोनों का सेम है। तो जब दोनों का नेचर सेम है तो सब डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। नोट करके पॉइंट्स बनाया जाएगा। तो I वर्सेस V ग्राफ, यही हमारा वर्टिकल एक्सिस में करंट है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में पोटेंशियल है। तो इसको क्या कर देता हूं? करंट, और इसको पोटेंशियल डिफरेंस। पीडी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। ये आपका ओरिजिन है। ग्राफ कैसा बना है? स्ट्रेट लाइन बना है। मान लीजिए कि ये जो ग्राफ जो बना है I वर्सेस V का, यानी करंट वर्सेस पोटेंशियल डिफरेंस का, वो कैसा बना है? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दी ओरिजिन। मान लीजिए ये जो है ग्राफ हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ एंगल कितना बन रहा है? थीटा। कितना एंगल बन रहा है? थीटा। अब यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे गिरा दें और उसका नाम दे देते हैं, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं। फिर यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन गिरा देते हैं वर्टिकल एक्सिस पे और इस पॉइंट का नाम दे देते हैं, जो नाम देना दे सकते हैं, P दे देते हैं। क्लियर? अब ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो है एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो वर्टिकल एक्सिस जो है करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस एक्सिस पे जो भी वैल्यू होगा वो किसका वैल्यू देगा? पोटेंशियल डिफरेंस का। वर्टिकल एक्सिस पे जो भी वैल्यू देगा इसका वैल्यू देगा करंट का। अब यहाँ पे लाइन कट किया है, ये वाला जो हमने ड्रॉ किया है, तो इस जगह पे जो वैल्यू होगा उस वैल्यू को मैं मान लेता हूं V। यानी कि इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? यहाँ पे जो वैल्यू देगा क्या देगा? करंट का वैल्यू देगा, क्योंकि करंट एक्सिस बोल सकते हैं, वर्टिकल एक्सिस बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो वैल्यू देगा करंट का वो मान लेते हैं I। कोई दिक्कत है? यहाँ पे I, यहाँ पे V, यानी कि एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे पोटेंशियल डिफरेंस, तो हर पॉइंट पे क्या देगा? पोटेंशियल। ये वर्टिकल एक्सिस पे करंट, तो इस पॉइंट हर पॉइंट पे क्या देगा? करंट। इस पॉइंट पे मान लिया करंट I, इस पॉइंट पे मान लिया पोटेंशियल। इस पॉइंट को ओरिजिन को वो मान लेता हूं, इसको ये मान लेता हूं। अब ध्यान से देखेंगे कि यहां से यहां तक क्या है?
भी होगा, क्योंकि यहाँ पे भी दे रहा है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक क्या है, भी है। ये जो है पॉइंट, और ये यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, आई होगा, क्योंकि पॉइंट पे आई दे रहा है। सिंपली अगर मान लीजिए 1 2 है, ये ओरिजिन है, यानी कि ये 1 जो है एक्चुअली ओरिजिन से है, ये 2 जो है एक्चुअली ओरिजिन से है। तो अगर भी है एक्चुअली ओरिजिन से भी है, यानी कि भी है, ये आई है मतलब ओरिजिन से आई है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट, अब ये वाला यानी कि ओपी अगर आई है तो ये भी क्या होगा, आई होगा, यानी कि अगर ये आई है तो ये भी क्या होगा, आई होगा, यानी कि ये भी आई के बराबर होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आगे बात करते हैं, देखिएगा ट्रायंगल ओ ए बी को हम बाहर निकालने जा रहे हैं। देखिए कुछ ऐसा, थीटा ओ ए बी, ए बी कितना है, ए बी कितना है, आई है, ओ भी कितना है, भी है, ओ भी कितना है। अब इसमें एक काम कीजिए, tan थीटा निकालिए। तो tan थीटा आपको लास्ट क्लास में निकालने सिखा चुका हूं। तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। अब थीटा के सामने क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, यानी कि ए भी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और ओ भी क्या हो जाएगा, बेस होगा। तो tan थीटा, ए भी क्या है, आई है, ओ भी क्या है। अच्छा, इसको एक काम करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको इक्वेशन क्या मान लेते हैं, फर्स्ट। v इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है, v इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है। यहां से क्या, i इक्वल टू सॉरी r इक्वल टू मैं लिख सकता हूं v बाई आई। आई क्या चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, v बाई आई। एक काम करते हैं ना, रिवर्स करते हैं, उल्टा करते हैं। तो उल्टा करेंगे तो नीचे 1 है, तो उल्टा करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 1 बाई आर, ये आई ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे नहीं समझ में आया सर, फिर से रिपीट करते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा दिमाग लगाना है। v इक्वल टू क्या होता है, आई आर, तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, v बाई आई। अब यहाँ पे नीचे कुछ नहीं तो 1। अब रिवर्स करो, तो रिवर्स करेंगे तो क्या होगा, 1 बाई आर, इधर भी रिवर्स होगा, आई बाई v, दोनों तरफ रिवर्स होगा ना। इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब देखिए 1 बाई आर इक्वल टू आई बाई वी है। अब इक्वेशन 1 को देखिए, आई बाई वी, इक्वेशन 1 पे है आई बाई वी, तो क्या आई बाई वी के जगह पे 1 बाई आर रख सकते हैं, क्योंकि बराबर है, क्योंकि बराबर है, यानी कि 1 बाई आर इक्वल टू क्या है, 1 बाई वी है, और इक्वेशन 1 में 1 बाई वी है, तो क्या 1 आई बाई वी के जगह पे 1 बाई आर रख सकते हैं। देयरफॉर tan थीटा इक्वल टू आई बाई वी के जगह पे क्या रख देंगे, 1 बाई आर, क्योंकि आई बाई वी इक्वल टू क्या है, 1 बाई आर है, तो आई बाई वी के जगह पे क्या रख दिए, 1 बाई आर सब्स्टिट्यूट करते हैं, कोई दिक्कत। tan थीटा इक्वल टू 1 बाई आर। अब ध्यान से सुनेंगे आप लोग, सिंस स्लोप इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा होता है। स्लोप इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा होता है। अब tan थीटा इक्वल टू क्या गया है यहाँ पे, 1 बाई आर, तो क्या यहाँ पे हम लिख सकते हैं स्लोप इक्वल टू 1 बाई आर, यानी कि tan थीटा के जगह पे क्या कर दिए, सब्स्टिट्यूट 1 बाई आर रख दिए, यानी कि हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि स्लोप इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू 1 बाई आर इक्वल टू आई बाई वी, यही ना यार भी। अरे सिंपली स्लोप इक्वल टू tan थीटा एंड tan थीटा इक्वल टू 1 बाई आर, और 1 बाई आर इक्वल टू आई बाई वी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ध्यान रखेंगे आप लोग। यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट बात अब बोलने जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। V वर्सेस I में जो ग्राफ जो था, करंट हॉरिजॉन्टल एक्सिस में था, पोटेंशियल डिफरेंस वर्टिकल एक्सिस में था, जो ग्राफ बना था कुछ ऐसा बना था, एंड जो यहाँ पे जो स्लोप जो आया था, स्लोप आया था इस केस में क्या आया था, tan थीटा इक्वल टू क्या आया था, r आया था, v बाई आई आया था। जब हमने
आई डायरेक्टली v का हमने जब ग्राफ बनाया तो आई वर्टिकल एक्सिस में चला गया, v हॉरिजॉन्टल एक्सिस में आ गया। तो इस केस में भी ग्राफ कैसा बना, दोनों केस में ग्राफ का नेचर सेम है। यहाँ भी देखिए स्ट्रेट लाइन है, यहाँ भी स्ट्रेट लाइन है, यहाँ भी ओरिजिन से पास कर रहा है, यहाँ भी ओरिजिन से पास कर रहा है। बट यहाँ पे जो स्लोप जो था, यहाँ पे जो स्लोप जो आया, ये स्लोप आया tan थीटा आया, और किसके बराबर 1/r और I/v के बराबर आया। डिफरेंस क्या है पता चला? डिफरेंस यही है कि दोनों का ग्राफ का जो स्लोप जो है वो अलग अलग रिप्रेजेंट कर रहा है। दोनों ग्राफ का नेचर सेम है, बट दोनों ग्राफ दो चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक में स्लोप में रेजिस्टेंस के बराबर हो रहा है, एक में स्लोप 1/, के बराबर आ रहा है, यानी रेसिप्रोकल के बराबर है, यानी उल्टा रहा है। एक में रेजिस्टेंस के बराबर है, एक में क्या है 1/r के बराबर है। तो बोथ आर डिफरेंट, बोथ आर डिफरेंट, नेचर सेम है, स्ट्रेट लाइन, बट दोनों का स्लोप जो है वो अलग अलग आ रहा है। एक में रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक में रेजिस्टेंस का उल्टा रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी रेसिप्रोकल यानी कि 1/r को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर हुआ? तो जब भी अगर एक ग्राफ का क्वेश्चंस बनाएंगे ओम्स लॉ का, तो आप लोग ध्यान देंगे कि पोटेंशियल जो है किस एक्सिस पे है, करंट किस एक्सिस पे है। अगर मान लीजिए पोटेंशियल वर्टिकल एक्सिस में है और करंट हॉरिजॉन्टल एक्सिस में है, तो उस ग्राफ का स्लोप रेजिस्टेंस के बराबर होगा। अगर वर्टिकल एक्सिस में अगर करंट है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में पोटेंशियल डिफरेंस है, तो उस ग्राफ का स्लोप 1/r के बराबर होगा। ये बहुत ज्यादा है, इसलिए क्वेश्चन बनाने से पहले आप लोग जरूर ये देखेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस किस एक्सिस पे दिया हुआ है, करंट किस एक्सिस पे दिया है। वर्टिकल एक्सिस में अगर देगा पोटेंशियल तो स्लोप रेजिस्टेंस के बराबर होगा, अगर पोटेंशियल हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे देगा तो स्लोप आपका रेजिस्टेंस का उल्टा होगा, यानी कि 1/r के बराबर होगा। ये बहुत जरूरी है। अब आपको ना कुछ क्वेश्चंस बना के बताता हूं तो पूरा क्लियर हो जाएगा। क्लियर? जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए करंट वर्टिकल एक्सिस पे है, पोटेंशियल हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे है। दो कंडक्टर का ग्राफ दिया हुआ है, कंडक्टर ए, कंडक्टर बी। ये जो ग्राफ है कंडक्टर ए का है, ये जो ग्राफ है कंडक्टर बी का है। अब इसका जो रेजिस्टेंस है RA है और इसका रेजिस्टेंस है RB। क्लियर? अब यहां पे बताना है कि किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, किसका कम है, यानी कि ऑप्शन आपको मैं दे देता हूं। RA इज ग्रेटर देन RB, B RA लेस देन RB, C बोथ आर इक्वल, D नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। क्वेश्चन फिर से सुनिए, दो कंडक्टर का I वर्सेस V ग्राफ दिया हुआ है, एक A है दूसरा B है, इसका रेजिस्टेंस RA, इसका रेजिस्टेंस RB है। अब यहाँ पे देख के बताना है कि चार ऑप्शन में कौन सा करेक्ट होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो देखिए कैसे बनाएंगे, जैसे हमने आपको पहले बताया है वैसे ही बताएंगे। तो ध्यान से देखिएगा, ये जो बी कंडक्टर का जो ग्राफ है, ये कंडक्टर का ग्राफ हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ मान लीजिए एंगल बना रहा है थीटा। आप एनालिसिस हमेशा हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ ही करेंगे, चाहे I वर्सेस B हो, चाहे B वर्सेस I हो। क्लियर? हमेशा हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ ही आप लोग एंगल बनाएंगे। ये नहीं कि पिछला बार करंट के साथ बनाए थे तो इस बार भी करंट के साथ नहीं, हमेशा ये जो एंगल जो स्लोप एंगल होता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ ही बनाया जाता है, हमेशा याद रखें। तो ये जो B का जो ग्राफ है हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ मान लीजिए θ1 बना रहा है, एंड ए कंडक्टर का जो ग्राफ है हॉरिजॉन्टल के साथ मान लीजिए θ2 बना रहा है। तो ध्यान से सुनिएगा, यहां पे आपको ध्यान से देखना है कि एंगल कौन सा ग्राफ ज्यादा बना रहा है। तो ए का कंडक्टर का जो ग्राफ है वो एंगल ज्यादा बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, यानी कि यहाँ पे θ2 जो है θ1 से ज्यादा है। आपको ये बहुत ज्यादा दिख रहा है, ये कम है, यानी कि θ2 इज ग्रेटर देन θ1।
यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आगे आते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में आई वर्टिकल एक्सिस में है, पोटेंशियल हॉरिजॉन्टल एक्सिस में है, तो इस केस में जो ग्राफ का जो स्लोप जो होगा, यानी कि tan थीटा जो होगा 1/r के बराबर होगा, या सिंपली बोल सकते हैं कि tan थीटा इक्वल टू 1/r, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि r इक्वल टू 1/tan थीटा। सिंपली tan थीटा क्या चला जाएगा यहाँ पे और r यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि r इक्वल टू 1/tan थीटा। अब इसी पे हम लोग काम करते हैं, उसके बाद हम इस पे मूव करते हैं। तो r इक्वल टू 1/tan थीटा। अब ध्यान से सुनेंगे कि थीटा की वैल्यू जब इंक्रीज करता है तो tan थीटा की वैल्यू क्या करता है, इंक्रीज करता है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, तो ध्यान से सुनेंगे यहां पे। ये 1/tan थीटा यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, कि मान लीजिए थीटा की वैल्यू अगर बढ़ रहा है तो tan थीटा की वैल्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। यानी कि अगर थीटा की वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज करेगा तो पूरे tan थीटा की वैल्यू इंक्रीज करेगा। अब tan थीटा की वैल्यू इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज करेगा, बिकॉज रेसिप्रोकल है, इनवर्सली है, उल्टा है। अगर ऐसे होता tan थीटा, तो अगर थीटा की वैल्यू बढ़ता तो tan थीटा की वैल्यू बढ़ता, और tan थीटा की वैल्यू बढ़ता तो रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ता। बट यहाँ पे क्या है, उल्टा है। तो उल्टा में क्या होगा, उल्टा होगा, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। तो यहाँ पे अगर थीटा की वैल्यू बढ़ेगा इट मींस tan थीटा की वैल्यू बढ़ेगा, एंड tan थीटा की वैल्यू बढ़ेगा इट मींस रेजिस्टेंस की वैल्यू घटेगा। इट मींस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज होगा। दूसरा, अगर थीटा की वैल्यू डिक्रीज करता है तो tan थीटा की वैल्यू क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। यानी कि tan थीटा की वैल्यू क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अब tan थीटा की वैल्यू डिक्रीज करेगा इट मींस रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ेगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ेगा। थीटा की वैल्यू अगर डिक्रीज करेगा तो tan थीटा की वैल्यू भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और tan थीटा की वैल्यू अगर डिक्रीज करता है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। यानी कि रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अब यहां पे एक चीज आप नोटिस कीजिए कि थीटा की वैल्यू जब बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज कर रहा है, और थीटा की वैल्यू जब डिक्रीज कर रहा है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज कर रहा है। जबकि लास्ट टाइम में क्या होता था कि थीटा की वैल्यू जब इंक्रीज करता था तो रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज करता था, जब थीटा की वैल्यू डिक्रीज करता था तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी डिक्रीज करता था, क्योंकि वहां डायरेक्टली था। यहाँ पे क्या है, उल्टा है, 1 करके है, तो यहाँ पे उल्टा होगा। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि अगर ग्राफ में वर्टिकल एक्सिस में भी दिया है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस में आई दिया है तो थीटा ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। अगर वर्टिकल एक्सिस में करंट दिया हुआ है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में भी दिया हुआ है तो थीटा ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। उल्टा आपको याद रखना है, V वर्सेस I में थीटा ज्यादा रेजिस्टेंस ज्यादा, I वर्सेस V में थीटा ज्यादा रेजिस्टेंस कम। बहुत इंपॉर्टेंट है, फटाफट बताएंगे। क्लियर? तो चलिए बनाते हैं। यहां तक पता चल गया, थीटा ज्यादा रेजिस्टेंस कम। अब बताइए यहाँ पे थीटा जो 2 जो है कंडक्टर ए का है तो ज्यादा बना रहा है, यानी कि थीटा 2 ज्यादा है किसका, कंडक्टर ए का, तो इसका जो रेजिस्टेंस जो होगा कम होगा आर से। क्यों? क्योंकि कंडक्टर ए का जो ग्राफ जो है एंगल ज्यादा बना रहा है, इसलिए उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। और बी कंडक्टर का जो ग्राफ जो है वो एंगल कम बना रहा है, उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। बट अगर हम यहाँ पे V और I का पोजीशन चेंज कर देते हैं तो उल्टा हो जाएगा, यानी कि जिसका थीटा ज्यादा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा। इस केस में क्या हो जाएगा, RA इज ग्रेटर देन RB हो जाएगा। बट अगर मान लीजिए ये V है और यहाँ पे I है तो उल्टा हो जाएगा, यानी कि जिसका थीटा ज्यादा उसका रेजिस्टेंस कम, यानी कि ये हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन ये था। अब ऑप्शन में देखें कहां पे है, ऑप्शन में शायद बी है या
ऑप्शन में बी है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अच्छे से समझे, जो भी चीजें मैं बता रहा हूं बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छा है, एकदम बहुत मजेदार है सब। अब आगे आते हैं। अब मान लीजिए ऑप्शन को चेंज कर दिया जाए, क्वेश्चन यही रहेगा हमारा। ऑप्शन चेंज कर दो बाबा। आई ए इज ग्रेटर देन आई बी, आई ए इज लेस देन आई बी, आई ए इज इक्वल टू आई बी एंड नन ऑफ दिस। तो इस बार क्या किया है, करंट के बारे में पूछा है कि दो कंडक्टर का आई वर्सेस वी ग्राफ दिया है, आई वर्सेस वी ग्राफ दिया है। अब पूछ रहा है कि किस कंडक्टर में करंट ज्यादा फ्लो करेगा, कम फ्लो करेगा, ऐसे ही पूछ सकता है, या तो आपको ऐसे ऑप्शन भी दे सकता है। क्लियर? यानी कि इसके अकॉर्डिंग आई वर्सेस बी ग्राफ के अकॉर्डिंग हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है कि कौन सा। तो मान लीजिए कि कंडक्टर ए में रेजिस्टेंस कितना है, आर ए है, कंडक्टर बी में रेजिस्टेंस कितना है, आर बी है। इस कंडक्टर में जो करंट फ्लो कर रहा है मान लीजिए आई ए, और बी कंडक्टर में जो करंट फ्लो कर रहा है आई बी कर रहा है। क्लियर? अब हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है। तो यहां पे जिसका थीटा ज्यादा है उसका रेजिस्टेंस कम, क्योंकि आई वर्सेस वी ग्राफ है, आई वर्टिकल एक्सिस में है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में वी है, तो थीटा ज्यादा रेजिस्टेंस कम। तो यहाँ पे थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1। अब थीटा 2 किसका है, ए कंडक्टर का है, तो ए कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, यानी कि आर ए इज लेस देन आर बी। रेजिस्टेंस ज्यादा करंट कम, रेजिस्टेंस कम करंट ज्यादा। अब ए में जो है रेजिस्टेंस कम है तो इसमें करंट ज्यादा फ्लो करेगा। बी कंडक्टर में रेजिस्टेंस ज्यादा है तो करंट कम फ्लो करेगा। इट मींस आई ए ज्यादा होगा आई बी से, क्योंकि इसमें आर ए जो है ये कम है आर बी से, तो कम रेजिस्टेंस करंट ज्यादा, यानी कि आई ए इज ग्रेटर देन आई बी, यानी कि ऑप्शन तुम्हारा कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन इज करेक्ट। बट अगर इसी क्वेश्चन में अगर v को और i का पोजीशन चेंज कर दिया जाए कुछ ऐसा, यानी कि v वर्सेस i कर दिया जाए, तो v वर्सेस i कर दिया जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जिसका थीटा ज्यादा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा, यानी कि आर ए इज ग्रेटर देन आर बी हो जाएगा। आर ए ज्यादा किसके कंपेरिजन, बी के कंपेरिजन में, तो इसमें करंट क्या करेगा, कम फ्लो करेगा, यानी कि आई ए इज लेस देन आई बी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन तुम्हारा बी। तो आपको मैं बार बार बताना चाह रहा हूं कि ये भी और आई का पोजीशन देखें। अगर मान लीजिए आपका पोजीशन आई का वर्टिकल एक्सिस में है और भी हॉरिजॉन्टल में है, तो थीटा ज्यादा रेजिस्टेंस कम। क्लियर? अगर यहाँ पे भी है और यहाँ पे आई है तो थीटा ज्यादा रेजिस्टेंस ज्यादा। क्लियर हुआ अच्छे से? पक्का? वेरी गुड, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा लग रहा होगा सर क्या किया जाए सर, इतना कंफ्यूजन। कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर हमारे कंफ्यूजन है तो वीडियो को क्या करें, पीछे दबाए और चले जाए, फिर से आपको देख लीजिए, आपको फिर से समझ में आ जाएगा कि सर क्या बोले हैं। क्लियर? चलो अब आपको सबसे एक मजेदार चीज बताने जा रहा हूं। ठीक है, इसका जो भी क्वेश्चन होगा ग्राफ का, जो भी आपका v वर्सेस i का होगा, i वर्सेस v का जो भी ग्राफ का क्वेश्चन जो होगा आप लोग बनाएंगे। क्लियर? एंड देन अगर जो भी डाउट होगा हमें बताएंगे। ठीक है, मैं आपको जरूर बताऊंगा। क्लियर? अब आगे ध्यान से सुनेंगे। सबसे मजेदार कि सर v डायरेक्टली एक i आपने लिखा और एक लिखा i डायरेक्टली v। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? बहुत ही आपको इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, जो बहुत कम लोग इस पे बात करते हैं, बहुत कम लोग को पता है चीज। तो सुनो, एक्चुअली ओम्स लॉ ये है। ओम्स लॉ क्या कहा था
कि कंडक्टर में जो करंट फ्लो करता है वो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस कंडक्टर के पोटेंशियल डिफरेंस पे। जब उस कंडक्टर का फिजिकल कंडीशन क्या होता है, कांस्टेंट होता है, यानी कि एरिया, लेंथ, टेम्परेचर जब कांस्टेंट होता है तो उस कंडक्टर में जो करंट फ्लो करता है वो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो उसके एंड में पोटेंशियल डिफरेंस जो दिया जाता है, यानी कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये स्टेटमेंट है लॉ का, ओम्स लॉ का। ये स्टेटमेंट नहीं है, ये स्टेटमेंट नहीं। अगर आपसे कोई पूछता है कि ओम्स लॉ क्या है तो आप इसके बारे में बताएंगे, इसके बारे में नहीं बताएंगे। ये ओम्स लॉ तो है ही नहीं, तो सर फिर इसको क्यों पढ़ते हैं हम लोग? यही आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर हम लोग ये क्यों लिख दिए। जब अगर ओम्स लॉ ये है तो हम लोग इसको भी डायरेक्टली आई करके, इसको भी इक्वल टू आर आई करके क्यों पढ़ते हैं हम लोग? इसको क्यों ऐसा करते हैं सर, हम इसको क्यों नहीं करते हैं? अब मैं बताने चाह रहा हूं कि ये क्यों लिखा गया है भी डायरेक्टली है। ये ओम्स लॉ नहीं है, ये ओम्स लॉ का स्टेटमेंट नहीं है। देखिए ये क्या बताना चाह रहा है, एक्चुअली भी डायरेक्टली आई है, एक्चुअली क्या बता रहा है कि भी जो है आई पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि करंट बढ़ेगा तो पोटेंशियल बढ़ेगा। क्या ये पॉसिबल है कि करंट बढ़ेगा तो पोटेंशियल बढ़ेगा? करंट का फ्लो सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा, करंट फ्लो नहीं करेगा। तो पहले बताओ पोटेंशियल आया कि करंट आया? तो पहले पोटेंशियल आ रहा है, तो पोटेंशियल पे ना करंट डिपेंड कर रहा है कि करंट पे पोटेंशियल डिपेंड कर रहा है। इसीलिए ये वाला जो है थ्योरेटिकली बोला जाता है, प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल। ये प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। सिंपली सोचो ना यार कि करंट बढ़ने से पोटेंशियल बढ़ता है क्या? नहीं, पोटेंशियल बढ़ता है तब करंट बढ़ता है। जैसे सिंपल अगर मैं बोलूं आपसे कि अगर एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर को अगर बैटरी से मैं कनेक्ट करता हूं, क्लियर, तो यहां पे अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, अगर ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा। जैसे ही यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव होता है तो यहाँ पे जो यहाँ पे हायर पोटेंशियल है तो ये भी हायर पोटेंशियल, अगर ये लोअर है तो ये भी लोअर पोटेंशियल। देखिए इस कंडक्टर में हायर लोअर पोटेंशियल मिल गया, यानी कि यहाँ भी पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया। जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस कंडक्टर में मिलता है, इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होता है एक डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देता है। इस कंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है एक डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू कर देता है। एक डायरेक्शन में जैसे ही करंट फ्लो करना शुरू करता है, इसमें करंट फ्लो करना शुरू कर देता है। बट जब ये बैटरी को हम लोग कनेक्ट नहीं किए थे तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन एक्चुअली रैंडमली मूव करता है। क्या करता है? रैंडमली मूव करता है। तो क्या इसमें करंट होता है? क्या इसमें करंट होता है? नहीं होता। मतलब जैसे ही बैटरी कनेक्ट करते हैं, कंडक्टर को पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है, तब जाके करंट मिलता है। अगर हम बैटरी को पोटेंशियल को बढ़ाएंगे तो करंट भी बढ़ेगा, अगर पोटेंशियल को कम करेंगे तो करंट भी घटेगा। इट मीन्स इससे क्या पता चला कि पोटेंशियल देंगे, पोटेंशियल डिफरेंस होगा तब ही करंट फ्लो करेगा, अदरवाइज करंट फ्लो नहीं करेगा। तो करंट पहले आया कि पोटेंशियल डिफरेंस पहले आया? तो पोटेंशियल डिफरेंस मिला तब जाके करंट फ्लो किया। तो करंट किस पे डिपेंड कर रहा है? पोटेंशियल पे। अब ये स्टेटमेंट क्या दिखा रहा है कि भी डायरेक्टली आई, ये भी डायरेक्टली आई, यानी कि ये बताना चाह रहा है कि करंट चेंज होगा, यानी कि बढ़ेगा तो पोटेंशियल बढ़ेगा, करंट घटेगा तो पोटेंशियल घटेगा। क्या ये सही है? क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है? क्या नहीं, ये थ्योरेटिकली है। तो क्यों लिखते हैं इसको, मैं अब बताने चाह रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे क्यों इसको लिखते हैं और ये क्यों पॉसिबल नहीं है। फिर से मैं बताना चाह रहा हूं क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए कंडक्टर है, इसको मैंने एक बैटरी से कनेक्ट किया, अगर ये हायर पोटेंशियल लोअर है तो हायर यहाँ पे आ जाएगा, ये लोअर आ जाएगा। यहाँ पे मान लीजिए पोटेंशियल डिफरेंस भी है तो इसको भी मिलेगा। तो इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होगा वो क्या करेगा? एक डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा। जैसे एक डायरेक्शन में मूव करना शुरू करेगा तो इस कंडक्टर में करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। अगर मान लीजिए पोटेंशियल डिफरेंस को अगर हम बढ़ा देते हैं, यानी कि बैटरी हाई पोटेंशियल डिफरेंस में लगा देते हैं, तो इस कंडक्टर में भी ज्यादा पोटेंशियल मिलेगा। ज्यादा पोटेंशियल जैसे मिलेगा करंट की वैल्यू भी क्या बढ़ जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। चलिए अगर मान लीजिए कि हम एक काम करते, धीरे धीरे डिक्रीज करते पोटेंशियल को करते जीरो करके पोटेंशियल,
करंट फ्लो करेगा? नहीं करेगा। पोटेंशियल मिल में नहीं करेगा तो करंट कहां से फ्लो करेगा? नहीं करेगा। बात समझिए। अगर मान लीजिए बैटरी के हटा दो, मारो हटा दो, बैटरी को हटा दो, सिंपली वायर कनेक्ट करके रखो, तो क्या इसको कंडक्टर को हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल मिलेगा? नहीं मिलेगा। अब नहीं मिलेगा तो क्या इलेक्ट्रॉन मूव करेगा एक डायरेक्शन में? नहीं करेगा। और जब नहीं करेगा तो करंट कहां से फ्लो करेगा? नहीं करेगा। क्लियर हुआ? इट मींस करंट फ्लो कब करता है? जब पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है तब, यानी कि हायर लोअर पोटेंशियल मिलता है तभी मूव करता है, अदरवाइज नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि करंट बढ़ेगा तो पोटेंशियल नहीं बढ़ेगा। मतलब कि करंट के चेंज होने से पोटेंशियल चेंज नहीं होता है, पोटेंशियल चेंज होने से करंट चेंज होता है। ये ध्यान रखेंगे। इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। ये थ्योरेटिकली इसको बोला जाता है, प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल। ये प्रैक्टिकल पॉसिबल है। यही तो लॉ है कि पोटेंशियल बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा, पोटेंशियल डिक्रीज करेगा तो करंट डिक्रीज करेगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं अच्छे से? तो सर क्यों लिखते हैं इसको? अब बता दें क्यों लिखते हैं। ध्यान से देखेंगे क्यों लिखते हैं इसको। सब तो यही बताता है ओम्स लॉ में। दिखाते हैं आप लोग को क्यों लिखते हैं। ओम्स लॉ क्या कहता है? डायरेक्टली इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटा, तो देखिए यहां पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को जब हटाएंगे तो 1/r आता है। सर ये नया चीज हो गया। देखिए आई डायरेक्टली v है, तो जब हम प्रोपोर्शनलिटी यहाँ प्रोपोर्शनल साइन को जब हटाते हैं तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो है 1/r आता है, यानी कि इसको माइनस करने के लिए क्या जाता है? 1/r आता है। वाह, तो यहाँ पे क्या आया? y i इक्वल टू v बाई आर आया। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, r i इक्वल टू v, तो v इक्वल टू इसको लिख सकते हैं i r, या ऐसे लिख सकते हैं r i। अब कंडक्टर का सारा चीज क्या था? कांस्टेंट। याद कीजिए फिजिकल कंडीशन क्या था? कांस्टेंट था, यानी कि उसका टेम्परेचर कांस्टेंट, क्रॉस सेक्शन एरिया कांस्टेंट, लेंथ कांस्टेंट, यानी ईच एंड एवरीथिंग कंडक्टर का कांस्टेंट था। तो जब सब कुछ कांस्टेंट होगा तो रेजिस्टेंस चेंज करेगा? नहीं चेंज करेगा। आर क्या है? रेजिस्टेंस है, तो ये क्या है? कांस्टेंट है। अगर ये आर कांस्टेंट है तो याद कीजिए y इक्वल टू के एक्स, तो के अगर कांस्टेंट होता था तो y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x हो जाता था। अभी r कांस्टेंट है तो क्या v डायरेक्टली i लिख सकते हैं? समझ में आया? यानी कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये ओम्स लॉ है, बट जब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं 1/r आता है, तो v इक्वल टू I इक्वल टू v बाई आर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे r i इक्वल टू v, तो v इक्वल टू आई आर। r क्या है? कांस्टेंट है, तो r कांस्टेंट है तो v डायरेक्टली किस पे डिपेंड करने लगेगा? दिस इज मैथमेटिकली, बट दिस इज नॉट ओम्स लॉ। ये ओम्स लॉ नहीं है, ये वेरीफाई करके लाया गया, मैथमेटिकली लाया गया, ये मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसी मैथमेटिकली को हम लोग तोड़ते जाते हैं। जब इसी को हम लोग आगे बढ़ते हैं तो इसको साइन हटाते हैं तो क्या करते हैं? इसके बदले में आर लाते हैं, एंड देन इसी का आगे हम लोग मूव करना शुरू कर देते हैं। बात समझ में आए? समझिए बात क्लियर कि ये मैथमेटिकली हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, बट एग्जैक्टली ये पॉसिबल है प्रैक्टिकली, ये है क्लियर। 99% बच्चों को ये पता नहीं होता है, ये पता नहीं होता है कि ये कैसे लिखा गया है। ये एक्चुअली मैथमेटिकली है, थ्योरेटिकली ये पॉसिबल नहीं है, मैथमेटिकली पॉसिबल। ये मैथमेटिकली लिखा गया, देखिए कैसे आया है यहाँ से। क्लियर हुआ अच्छे से? कोई प्रॉब्लम नहीं है? तो आपको आज एक चीज बहुत बढ़िया आपको पता चला है कि ओम्स लॉ I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होता है, नॉट V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I इज अ थ्योरेटिकली मैथमेटिकली। रिमेंबर, अगर कोई आपसे पूछे ओम्स लॉ तो आपको डायरेक्ट V डायरेक्टली नहीं करेंगे, बार बार बोल रहा हूं मैं आपको। ये सब मैथमेटिकली पॉसिबल है, बट स्टेटमेंट क्या है? I डायरेक्टली जी आता है। क्लियर? और ये इसी से ये आया है, कैसे आया देख लीजिए आप। क्लियर हो गया अच्छे से? पक्का? वेरी गुड। आई थिंक पूरा चीज खत्म हो चुका है, अब शायद कुछ भी बचा नहीं है। क्लियर ना?
अब आगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? थैंक यू।